नमस्कार। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के आदिकाल के अमीर खुसरो की। और शुरुआत मैंने कल की थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो मैंने आज भी और कल भी इससे शुरुआत क्यों की, इसका कारण एकमात्र यह है कि आज कल हमने डिस्कस किया था कि अमीर खुसरो की जीवनी क्या थी, उन्होंने क्या 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 उनके लाइफ में पड़ाव आए, उनका जीवन किस तरह कब नीचे हुआ कब ऊपर हुआ। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उनका साहित्य कैसा था। अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में क्या क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा, इस पर आज हमारी बातचीत होनी है। ठीक, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि अमीर खुसरो ने लिखा क्या क्या और लिखा कैसे। ये शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि उनकी भाषा कैसी थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अमीर खुसरो ऐसे पहले कवि हैं, हिंदी के ऐसे पहले कवि अमीर खुसरो हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी का उपयोग किया अपनी कविता में, अपनी रचना में, अपनी शायरी लेखन शैली में। उन्होंने पहले कवि ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली का उपयोग किया, अपना उसे उपयोग में लाया। और वो जन कवि माने जाते हैं। मतलब जन कवि मतलब जनता के कवि, जनता की समस्याओं को देखते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मानते हुए अपनी रचना में उतारते हैं। और जिस भाव से वो उतारते हैं वो भाव अद्वितीय है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि खुसरो की जो साहित्य है उस साहित्य पे असर किस किस चीज का पड़ रहा है। आप ये देखिए, कोई व्यक्ति अगर उसके साहित्य पे किसी चीज का असर पड़ रहा है या उसकी रचना पे क्या दिख रहा है, अगर उसको मतलब उदास है तो उदासी की रचना लिखेगा, बहुत खुश है तो खुशी की रचना लिखेगा, बहुत एकदम विभत्स रस उसके अंदर भरा है तो विभत्स रस की रचना करेगा, वीर रस है तो वीर रस की करेगा, उत्साह है तो वीर रस की करेगा, श्रृंगारी भाव पड़ा है तो श्रृंगार रस की करेगा। ये चंद रस हैं जिनमें हिंदी साहित्य की रचनाओं को बांटा गया है। तो खुसरो जी, इनके पिता मुसलमान, इनकी माता हिंदू, तो दो सभ्यताएं आपस में टकराई। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दो सभ्यताएं जब आपस में टकराती हैं तो कुछ नई चीजें निकलती हैं। ठीक उसी तरह ये इनके पिताजी ने 7 साल इनके साथ रहे, इनके पिताजी के कुछ व्यवहार इनके अंदर आए। खुसरो 3 भाई थे। इनके बड़े भाई साहब जो थे, इनके बड़े भाई क्या करते थे, इनके बड़े भाई फारसी के विद्वान रहे। इनसे छोटे एक भाई थे, वो बहुत वीर सिपाही रहे। इनके पिताजी भी बहुत बढ़िया तलवारबाज थे। तो ये सब होते हुए खुसरो को संगीत का शौक भी था। ये सब खुसरो ने अपनी कविता में कहीं ना कहीं रखा है। अमीर खुसरो के एक नाम खुसरो नहीं, अमीर खुसरो के कई नाम हैं, जिनमें से एक तो अमीर है, दूसरा खुसरो, तीसरा अमीर खुसरो, अगला तूतिए हिंद, अगला उनका नाम जो पूरा नाम है वो अब्दुल हसन यमुनुद्दीन है। तो अमीर खुसरो के चंद नाम हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अमीर खुसरो की रचना की। तो चूंकि ये वीडियो जो है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहकर या दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं उनकी उन 3 रचनाओं की या उन 3 से 4 रचनाओं की बात करना चाहूँगा जो उन्होंने इस कोर्स में डाली हैं। ठीक है, जो हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ना है। पहले हम उन 3 रचनाओं की बात करेंगे, उन 3 रचनाओं का भावार्थ समझेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए खुसरो के बारे में चंद बातें और जानेंगे, समझेंगे। तो आगे हमारे सामने खुसरो की पहली रचना प्रस्तुत है। उन्होंने लिखा है कि छाप तिलक सब तज दीन्ही, छाप तिलक तज दीन्ही तो से नैना मिला के, और प्रेम वटी का मदवा मिला के मतवारी कर दीनी तो से नैना मिला के, खुसरो निजाम पे बली बली जाइए मोहे सुहागन कीन्ही मुँह से नैना मिला के। ये खुसरो जी लिखते हैं। इसमें पहली पंक्ति जो है, पहली लाइन जो है, या मैं कहूँ पहला मिसरा जो है, कवाली है चूंकि ये, तो छाप तिलक तज दीन्ही, तज दीन्ही का अर्थ होता है छोड़ दिया। छाप तिलक तज दीन्ही तो से नैना मिला के, आपसे जब मेरा नैना मिला या जब मैंने उस ज्ञान की, मतलब आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात खुसरो जी यहाँ करते हैं अपनी कवाली में। तो वो कहते हैं कि जब आपसे हम मिले, आपसे हम मुखातिब हुए, तो मैंने छाप तिलक को छोड़ दिया। छाप तिलक मतलब जिससे लोग होते हैं ना, बहुत आडंबर ढोंग आडंबर लगा के तिलक लगा रहे हैं, भाई पंडित हैं हम या हम मौलवी साहब हैं,
ये जो चीज़ है, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए कब? जब उन्होंने उनका नैना मिला, किससे? अपने परमात्मा से। प्रेमवटी का मदवा पिला के, प्रेमवटी का मदवा पिला के, मदवा मतलब होता है शराब। प्रेम की, प्रेम रूपी वटी का, शराब रूपी प्रेम का मदवा उनको जब मिला, उन्होंने जब वो पिया तो मतवारी कर दी नी मुझसे नैना मिला के। खुश हो गए, एकदम झूम गए। आगे खुसरो कहते हैं कि खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, मोहे सुहागन कीनी मुझसे नैना मिला के। जैसे एक स्त्री जब वो उसकी शादी हो जाती है, या जो वो अपना वो रूप छोड़ देती है जो वो शादी से पहले थी, ठीक यही चीज आपको तुलसीदास कहते हुए मिलेंगे राम के बारे में कि कीर के कागर जो निपचीर विभूषण उपम अंगे न पाई। ये आगे जब तुलसीदास में हम पढ़ेंगे तो तुलसीदास ने लाइन कही है, ठीक है, ये तुलसीदास की कवितावली में है। वही चीज यहाँ ये कह रहे हैं कि मोहे सुहागन कीन्ही मुझसे नैना मिला के। मुझे आपने ज्ञान से सुहागन कर दिया है, मुझे मतलब मैं रूप मेरा बदल गया है आपसे जब से मेरा नैना मिला है। किससे कह रहे हैं? खुसरो निज़ाम पे बली बली चाहिए। निज़ाम इनके हज़रत निज़ामुद्दीन, मैंने बताया था औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन जो है इनके पीर हैं, इनके औलिया हैं, इनके गुरु हैं, ठीक है, मैंने बताया था। और ये अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। ये प्रसंग है कि खुसरो के गुरु भी बहुत इनको प्रेम करते थे। खुसरो के गुरु ने कहा था कि मैं, अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो, पहला कि दो विकल्प हो, पहला या तो खुसरो को छोड़ देना, दूसरा अपने गले को कटवा लेना, तो मैं अपने गले को कटवाना मुनासिब समझूंगा, खुसरो को छोड़ना नहीं समझूंगा। ये हमारे पास 6 लाइनें खुसरो की कवाली की, इतना हमारे सिलेबस में है कि छाप तिलक तज दीनी तुझसे नैना मिला के, प्रेम अवटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीनी मुझसे नैना मिला के, और खुसरो निज़ाम पे बली बली जाइए, मोहे सुहागन कीन्ही मुझसे नैना मिला के। आगे जो हमारे यहाँ दूसरी रचना है, ये पहली रचना हो गई। दूसरी रचना जो हमारे पास है, हमारे सिलेबस में है, वो है गीत, खुसरो के गीत। कि काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं लखी बाबुल मोरे, और हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊं लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तेरे खेतों की, तेरे खूंटे की गैया, जित हाको उत हक जाऊं लखी बाबुल मोरे। ये गीत है, खुसरो का गीत, ये काफ़ी लंबा है। इसके बाद हमारे सिलेबस में एक गीत और है, फिर वही दोहा है जो मैंने कल पढ़ा था, यानी आज भी शुरुआत में पढ़ा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो ये गीत काफ़ी लंबा है, हम इस गीत को एक सेपरेट वीडियो में समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतरीन होगा, और उन दोहों को भी उसी में समझ लें तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि खुसरो का जो है, वो कहना चाहिए कि वो साहित्य कैसा है, उनकी भाषा शैली कैसी है, समझ रहे हैं? तो खुसरो हिंदी लिखते ही थे, फारसी और हिंदी को मिला के लिखते थे, ये बात हमने कहा ही था। और खुसरो का राजनीति में भी बहुत योगदान है, आप समझिए, खुसरो का राजनीति में भी बहुत योगदान है। आपको याद होगा वो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती वाला केस है ना, खिलजी और पद्मावती वाला केस याद है ना, उसमें अमीर खुसरो ही गए थे पद्मावती को मनाने के लिए, तो पद्मावती मानी थी कि हाँ हम आपको प्रतिबिंब दिखा देंगे अपने चेहरे का, ये खुसरो ने ही मनाया था। खुसरो ने क्या नाम है इनका, देवल देव और खिंज खां, देवल देव और खिंजगा के प्रेम विवाह में खुसरो का हाथ था, खुसरो ने मदद की थी। ये राजाओं से जुड़े रहते थे। आप देखिए ना, सुल्तान से पहले मिल गए, ये 7 से 8 वर्ष के बाद इनके पिता मरे, उसके बाद उसी के 10-12 वर्ष बाद इनके नाना मर गए, नाना के यहाँ रहते थे। अब नाना चले गए तो सर से छत्र छाया चली गई, कोई ऊपर है नहीं जो देखभाल कर सके, तो इन्होंने सुल्तान की नौकरी करना शुरू किया, समझ रहे हैं? तो शुरू से सुल्तान के साथ ही जुड़ गए, और वही सुल्तान का बेटा बंगाल का राजा बन गया, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक। ये कहानी चलती आ रही। तो खुसरो शुरू से ही पैदा होने के साथ ही, पैदा होने के 15, 16, 17 साल के बाद से ही वो जुड़े हैं राजनीति में। तो वो राजनीति से जुड़ते उनका यहाँ आया, तो बहुत बढ़िया योगदान है उनका राजनीति में, उनके राजाओं से बहुत अच्छे संबंध, ठीक। तो खुसरो ने कई मिसरे लिखे हैं, कई गज़लें लिखी हैं, कई कवालियाँ लिखी हैं राजाओं पर, राजाओं के लिए लिखे, जैसे कैकुबात का मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में जिक्र हुआ था कैकुबात को लेके, ठीक। तो ये खुसरो थे, खुसरो ने उनका ये योगदान रहा, किसमें? साहित्य में खुसरो का ये योगदान रहा, जिसको हमने भी आज जाना है, समझा है। और खुसरो के
स्वभाव की बात अगर हम करते हैं, खुसरो का स्वभाव कैसा था, साहित्य को तो जान लिए, अब स्वभाव देखिए। खुसरो स्वभाव से बहुत मनमौजी आदमी थे, बहुत सूफी किस्म के आदमी थे, बहुत फक्कड़ आदमी थे, जो मन में आता था कह डालते थे, अपनी कविता में लिख डालते थे, समाज से बोल डालते थे, समाज की बातों कविता में उतार देते थे। ये खुसरो थे। विनोद प्रिय थे, ठीक है, मतलब वो फूहड़ विनोद नहीं, फूहड़ विनोद मतलब सबसे बेकार रूप जो विनोद का होता है, यानी प्रेम का जो होता है वो नहीं, मतलब मासूमियत समझिए आप, मासूमियत, ठीक है। आडंबर रहित थे, कोई आडंबर नहीं करते थे। और खुसरो ने ना सिर्फ कवालियाँ लिखी हैं या रचनाएं लिखी हैं, हिंदी कविताएं लिखी हैं, इतना ही नहीं किया है, खुसरो ने एक शब्दकोश बनाया है, एक शब्दकोश है उनका, खलीक बारी करके, हिंदी फारसी शब्दकोश, फारसी के शब्दों को हिंदी में, मतलब हिंदी में उनका बहुत योगदान रहा है। अब मज़े की बात देखिए, आयरनी देखिए, विरोधाभास देखिए, ये था कि वो क्या थे, एक सूफी आदमी थे, एक मुसलमान थे, उसके बावजूद उन्होंने हिंदी पे कार्य किया। इससे मज़ेदार बात देखिए कि अब तक हमको उनकी रचनाएं मिली नहीं है, लेकिन कहा जाता है, बहुत सारे आलोचकों ने, लेखकों ने अपने लिखा है कि खुसरो के 1999 ग्रंथ हैं, उन्होंने इतनी ग्रंथों की रचना की है। और कबीर की तरह बहुभाषी भी थे, एक साथ कई भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, एक ही दोहे में, एक ही मिसरे में इस्तेमाल करते थे। तो ये खुसरो थे, खुसरो का साहित्य था, खुसरो का स्वभाव था, खुसरो की जीवनी थी, एवं खुसरो को हमने पूरा पढ़ लिया है। एक चीज़ बच गई है, वो चीज़ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हमारा सिलेबस है खुसरो को लेकर, एक कवाली है, गीत है, दोहे हैं, इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है। इन तीनों के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वीडियो क्योंकि लंबा हो गया, कितना हो गया, 12 मिनट का वीडियो चूँकि हो गया है, तो हम इसको अब दूसरे वीडियो में कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, खुसरो का ये पार्ट 2 यही समाप्त करते हैं। खुसरो की जीवनी ख़त्म, उनका स्वभाव ख़त्म, भाषा शैली ख़त्म, साहित्य ख़त्म कह सकते हैं, मतलब साहित्य तो कभी ख़त्म होता नहीं, बट हमने पढ़ लिया। अब हम उनकी रचनाएं पढ़ेंगे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।